नमस्कार मित्रों, सीईसी गुरुकुल ऑनलाइन लेक्चर्स में आपका हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमने आधुनिक हिंदी साहित्य श्रृंखला प्रारंभ की हुई है। बीए के विद्यार्थी और एमए के विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए इस श्रृंखला में हम उनके पाठ्यक्रम पर आधारित विभिन्न विषयों को लेते हैं। तो आधुनिक साहित्य का इतिहास, जिसके अंतर्गत हमने कविता और गद्य दोनों को आधार बनाया हुआ है, और गद्य में हमने पीछे हिंदी उपन्यासों की बात की थी। हिंदी उपन्यासों का प्रारंभ किस रूप में हुआ, भारतेंदु युगीन, द्विवेदी युगीन, प्रेमचंद से पूर्व जो उपन्यास कौन से लिखे गए, उनकी क्या दिशा थी, उस पर चर्चा की। आज हम बात करेंगे हिंदी कहानी के उद्भव और विकास को लेकर। हिंदी कहानी का प्रारंभ कैसे हुआ, उसका स्वरूप क्या है, कहानी कहते किसे हैं, कौन सी कहानी पहली कहानी है, कहानी का जन्म कब हुआ, कहानी का विकास किस रूप में हुआ, इन सभी बिंदुओं को केंद्र में रखते हुए आज क्या हमारा व्याख्यान रहेगा। जब हम कहानी की बात करते हैं तो हमारे मन में सबसे पहले प्रश्न ही यही उठता है कि कहानी का जन्म कब हुआ, कहाँ से कहानी उत्पन्न हुई, पहली कहानी कौन सी थी। कहानी का प्रारंभ तो वाचिक परंपरा में रहा, लोक परंपरा में, लोक मुख में रहा, मौखिक रूप में रहा। ये हम कह सकते हैं कि आदिम मानव के जन्म के साथ ही कहानी का जन्म हुआ। आदिम मानव ने जो अपने आसपास घटित होते हुए देखा, जो अपने जीवन में घटित होते हुए देखा, जो समाज में देखा, उसे एक अपनी कल्पना का अंश मिलाते हुए कथा का रूप दे दिया, उससे एक कहानी बुन दी, बुनना जिसको कहते हैं। और इस रूप में लोक कथाओं के रूप में एक कथा कहने की परंपरा, कहने और सुनने की, एक सुनाने वाला होता है और एक सुनने वाला होता है, तो ये परंपरा चल पड़ी। और उस रूप में प्रारंभ में कहानी नाम हमें कहीं नहीं मिलता है। कहानी नाम आधुनिक काल की देन है। उससे पहले कथा, संस्कृत में हमें कथा शब्द, आख्यायिका शब्द, आख्यान, उपाख्यान, ये शब्द मिलते हैं। बंगला में गल्प शब्द मिलता है कहानी के लिए। कहनी शब्द था लोक में, और वही कहनी से ही कहानी बनना, जो कहने और सुनने से जुड़ा हुआ था। तो इस तरह से दादी नानी की कहानियों से प्रारंभ होकर वो कहानी एक साहित्यिक विधा के रूप में गद्य के अंतर्गत हिंदी साहित्य में एक नवीन साहित्यिक विधा के रूप में 20वीं शताब्दी में प्रचलन में आई। अगर हम कहानी की परंपरा को पहले से देखें, प्रारंभ कब से हुआ, तो संस्कृत साहित्य प्राचीनतम साहित्य है, और संस्कृत में वैदिक साहित्य सबसे प्राचीन है, और परवर्ती सारा साहित्य वैदिक साहित्य से ही प्रभावित और प्रेरित है। ऋग्वेद में हमें यम यमी संवाद, उर्वशी पुरुरवा संवाद आदि मिलते हैं। फिर आगे हम चल करके देखते हैं ब्राह्मण ग्रंथों में, उपनिषदों में, पुराणों में अनेक कथाएं मिलती हैं। ययाति की, नहुष की, हरिश्चंद्र की, नल दमयंती की, नासिकेतोपाख्यान मिलता है, नचिकेता का मिलता है, गंगा अवतरण मिलता है। तो ये सब आख्यान रूप में हमें प्रारंभिक काल में संस्कृत में दिखाई देते हैं, और इनका मुख्य उद्देश्य धार्मिकता था, आध्यात्मिक तत्वों की विवेचना करना था। तो अधर्म और अध्यात्म को केंद्र में रखते हुए जो वैदिक साहित्य में या पौराणिक साहित्य में हमें आख्यान उपाख्यान मिलते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं नीति कथाओं के रूप में पंचतंत्र है, हितोपदेश है, गुणाढ्य की बृहद कथा मंजरी है, कथा सरित सागर, शुक समतति आदि ये कथाएं मिलती हैं, जिनमें केवल मानव ही पात्र नहीं है, मानवेतर पशु पक्षियों को भी
पात्र बनाया गया। उनके माध्यम से धर्म की, राजनीति की, कर्तव्य की नैतिक उपदेश दिया जाता है। मनोरंजन तो होता ही है, एक कुतूहल भी बना रहता है, एक जिज्ञासा भी बनी रहती है कि आगे क्या हुआ। और उन पशु पक्षियों की कहानियों के माध्यम से उस समाज को एक दिशा निर्देश दिया जाता है, एक उपदेश दिया जाता है। पंचतंत्र और हितोपदेश की तो रचना ही राजकुमारों को शिक्षा देने के उद्देश्य से हुई, और कहानियां पशु पक्षियों के माध्यम से बताई गई। कैसे आलस्य का त्याग करना चाहिए, किस तरह से विद्यार्थी जीवन होना चाहिए, राजनीति में किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो विभिन्न विषयों को, विभिन्न पक्षों को केंद्र में रखते हुए और कहानियों के माध्यम से एक दिशा निर्देश दिया गया, एक उपदेश दिया गया। तो ये कथाएं कहीं ना कहीं मनोरंजक भी हुआ करती थी, रहस्योद्घाटन भी करने वाली होती थी, और उपदेशात्मक भी हुआ करती थी। फिर और आगे हम बढ़ते हैं तो हम देखते हैं बौद्ध काल में गौतम बुद्ध के आने के बाद जातक कथाएं आती हैं, जिसमें गौतम बुद्ध के, जो कि उनके जो पूर्व जन्म थे, बोधिसत्व प्राप्त करने से पूर्व के बोधिसत्व के रूप में जो उन्होंने विभिन्न अवतार लिए, तो उन समय की उनकी कथाएं वह उन जातक कथाओं में मिलती हैं। और फिर लौकिक संस्कृत साहित्य में हम देखते हैं, वहां गद्य रूप में हमें कथा मिलती है, आख्यायिकाएं मिलती हैं, वहां आख्यायिका शब्द ज्यादा मिलता है। बाणभट्ट की कादंबरी हम देखते हैं, दंडी का दश कुमार चरित्र है, सुबंधु की वासव दत्ता है ना, धनंजय का तिलक मंजरी आदि। तो ये रचनाएं उस समय आख्यायिकाओं के रूप में, कथा के रूप में चलती हैं, जिसमें कल्पना भी है, जिसमें इतिहास भी है, जिसमें मनोरंजन भी है, रहस्य उत्पादकता भी है। फिर पूरा हमारा जो हिंदी साहित्य का मध्यकाल रहा, उसमें गद्य का लगभग अभाव रहा। कथाएं पद्यात्मक रूप में मिलती हैं, प्रेमाख्यानों के रूप में हम देखते हैं सूफी काव्य, जायसी का पद्मावत देखते हैं, मंजन की मधुमालती देखते हैं, चांदायन देखते हैं, मुल्ला दाऊद का मृगावती आदि देखते हैं। तो इनमें प्रेम कहानियां हैं, पर गद्य रूप में नहीं है, पद्य रूप में है, उसका स्वरूप भिन्न है। मुगल शासन आया तो उनके साथ साथ उनकी विधाएं भी आई, साहित्य भी आया। तो किस्सा हातिम ताई का, किस्सा तोता मैना का, श्री फरहाद का किस्सा, लैला मजनू का किस्सा, तो ये किस्से फिर जुड़ने लगे। पर जब हिंदी साहित्य का आधुनिक काल प्रारंभ हुआ, जब नव जागरण आया, तो गद्य साहित्य की अनेक नवीन विधाओं का जन्म हुआ। एक और राष्ट्रीय चेतना जागृत हुई, समाज सुधार की भावना प्रबल हुई, और मुद्रण की सुविधा हुई, पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन हुआ, जिसके कारण हिंदी साहित्य में अनेक नवीन गद्य विधाओं का विकास हुआ। उपन्यास, निबंध, नाटक, कहानी आदि। उपन्यास पहले आया, कहानी बाद में आई। और जो हिंदी कहानी हम 20वीं शताब्दी में देखते हैं एक साहित्यिक विधा के रूप में, उसका प्रारंभ, उसके स्रोत एक और हम अपने भारतीय साहित्य में, संस्कृत साहित्य में देखते हैं। दूसरा, वो अंग्रेजी साहित्य का प्रभाव, अंग्रेजी की शॉर्ट स्टोरीज का प्रभाव बंगला साहित्य पर पड़ा, और बंगला में गल्प लिखे जाने लगे, और वही गल्प कथाएं फिर हिंदी कहानी के रूप में, हिंदी खड़ी बोली में आई। तो इस तरह से प्रेरणा स्रोत के रूप में हम देखते हैं। तो एक और हमारा अपना प्राचीन पारंपरिक संस्कृत साहित्य में कथा रूप था, दूसरी ओर बंगला की गल्प कथाएं थी, गल्प थे, और उधर किस्सा कहानी आदि थे। तो इन सब का प्रभाव प्रारंभिक हिंदी कहानियों में हमें दिखाई देता है। अब हम मित्रों देखते हैं कि जो कथा थी, चाहे वो लोक
मुख में रही, वाचिक परंपरा में रही या साहित्यिक में आख्यायिका आदि के रूप में आई, तो कथा में और वर्तमान की कहानी में मूल अंतर क्या है? जो साहित्यिक विधा के रूप में 20वीं शताब्दी में हिंदी में कहानी रचना होने लगी, तो दोनों में मूल अंतर क्या है, इसकी अब हम बात करते हैं। सबसे पहले अंतर तो विषयगत अंतर है। दोनों के वस्तु विधान में अंतर है। कथा में वीरों, राजाओं के प्रेम, शौर्य, न्याय, ज्ञान, वैराग्य, विविध यात्राओं आदि का कल्पनापूर्ण वर्णन हुआ करता था। सामुद्रिक यात्राओं का वर्णन करना, पर्वतीय यात्राओं का वर्णन करना, राजाओं की वीरता का, उनके शौर्य का वर्णन करना, उनकी न्यायप्रियता का वर्णन करना आदि, ये कथा में रहा करता था, कथा का मूल विषय होता था। परंतु 20वीं शताब्दी में कहानी जब साहित्यिक विधा के रूप में आई, तो विषय में परिवर्तन आया। कहानी सामान्य जन जीवन से जुड़ी, मानव जीवन का कोई एक प्रसंग ले लिया, मानव जीवन से जुड़ी हुई कोई एक घटना ले ली जो समाज को अधिक प्रभावित कर रही है, किसी एक भाव को आधार बना लिया, किसी एक चरित्र को या क्रिया व्यापार को आधार बना करके कहानी की एक संरचना बुनी गई। तो ये विषयगत अंतर कथा और कहानी में आया। दोनों के उद्देश्य में भी अंतर रहा। कथा का आधार धार्मिक, उपदेशात्मक, आध्यात्मिक तत्व चिंतन, नीति और कर्तव्य की शिक्षा देना था। जैसे अभी हमने वैदिक साहित्य की बात की थी, ब्राह्मण ग्रंथों, उपनिषदों, पुराणों आदि में उनका उद्देश्य धार्मिक था, आध्यात्मिक तत्व चिंतन था। फिर आगे चल करके जब पंचतंत्र और हितोपदेश आदि या कथा सरित सागर आदि की रचना हुई, तो उनका उद्देश्य नीति और कर्तव्य की शिक्षा देना था। जबकि कहानी किसी एक समस्या को लेकर के चलती है। कहानी में समस्या कथन है। बाल विवाह की समस्या को ले ली, विधवा विवाह की समस्या को लिया, अनमेल विवाह की समस्या को लिया। तो जो समाज की समस्याएं थी, जो सामाजिक यथार्थ था, उसको प्रस्तुत करना और उसके माध्यम से समाज में एक सुधार की दृष्टि लाना, समाज में एक जन जागृति लाना उद्देश्य रहा। भाव दीप्ति लाना, पाठकों के मन में उनकी संवेदना को जागृत करना, वे उस समस्या विशेष के प्रति, समाज के यथार्थ के प्रति सजग हो और उसमें परिवर्तन लाने में, समाज की प्रगति की में सहायक बने। तो ये एक भिन्न उद्देश्य लेकर के कहानी की संरचना हुई। कथा का उद्देश्य मनोरंजन करना था। समय व्यतीत करना है तो चलो कोई कहानी, कोई कथा सुनाओ। तो शाम को थके हारे आते थे और बैठ करके कुछ कल्पना जोड़ते हुए, कुछ स्वप्नों की दुनिया से जोड़ते हुए, कभी राजा रानी की कथाएं, कभी परियों की कथाएं, कभी जादू टोने की कथाएं। तो उनका मूल उद्देश्य मनोरंजन करना होता था, जिज्ञासाओं की शमन करना था और रहस्योद्घाटन। कोई ना कोई रहस्य होता था और जिससे जिज्ञासा पाठक के मन में बनी रहती थी, एक कौतूहल बना रहता था और वे उस कहानी से, उस कथा से जुड़ा रहता था। जबकि कहानी का उद्देश्य आज केवल मात्र मनोरंजन नहीं है। कुतूहल कहानी की विशेषता हुए है, रहस्योद्घाटन कहानी की विशेषता है, पर केवल मात्र रहस्योद्घाटन, केवल मात्र मनोरंजन उसका उद्देश्य नहीं है। उसका उद्देश्य पाठक की संवेदना को जागृत करना, उनके मनोभावों पर प्रभाव डालना, एक समाज की प्रगति की दिशा में अग्रसर होना, सामाजिक समस्याओं की ओर समाज का या पाठक का ध्यान आकर्षित करना, ये उद्देश्य रहा। तो ये तो मित्रों अभी हमने बात की उद्देश्य के आधार पर कथा और कहानी के अंतर की। शिल्पगत अंतर भी है, कलात्मक दृष्टि से भी कथा और कहानी में अंतर है। कथा वर्णन प्रधान हुआ करती थी,
उसमें घटनाओं की बाहुल्य हुआ करता था। कथानक का प्रारंभ सीधे साधे नियम से एक व्यवस्थित ढंग से होता चला जाता था। एक सरल तरीके से एक कथा प्रारंभ होती थी और एक एक पक्ष उद्घाटित होता चला जाता था। पर कहानी भाव प्रधान, एक छोटा सा प्रसंग लेकर और घटना की अपेक्षा रूपकों और प्रतीकों से बताई जाती है। उसमें कहानी में कलात्मकता का गुण विद्यमान होता है। कहानी सांकेतिक होती है, कथा कही जाती है, पर कहानी संकेत देती है। रूपकों के माध्यम से, प्रतीकों के माध्यम से कुछ समाज को एक दिशा दे जाती है, एक संकेत दे जाती है। कथा का प्रारंभ एक निश्चित ढांचे के अनुरूप चलता है, परंतु कहानी का आरंभ किसी भी स्थल से हो सकता है। किसी पात्र के चरित्र से भी, उसके वेशभूषा से, उसके व्यक्तित्व से भी कहानी का आरंभ हो सकता है। उसमें कोई वो एक व्यवस्था बनी रहे प्राचीन परंपरा के अनुसार, ये आवश्यक नहीं है। तो कहानी का आरंभ किसी भी स्थल से हो सकता है। तो वर्तमान में कहानी में कलात्मकता अधिक है। तो कहानी का जो तात्विक समीक्षा की जाती है, तात्विक दृष्टि से उसको परखा जाता है, तो उन तत्वों के आधार पर देखा जाता है कि कौन सी कहानी अपने उद्देश्य में कितनी सफल हो पाई, कितनी वे समाज को प्रभावित कर पाई। कथा का कोई ऐसा उद्देश्य, कोई ऐसी समीक्षा नहीं हुआ करती थी। कथा तो पर लोक मुख में अधिक लोकप्रिय कथा रही और वे लोक की विधा बनी, जबकि कहानी एक साहित्यिक विधा के रूप में साहित्य के अंतर्गत और समीक्षा जगत में कहानी एक आलोचना के क्षेत्र में प्रसिद्धि को प्राप्त हुई। तो ये कथा और कहानी, इन दोनों के मूल अंतर को अभी हमने स्पष्ट किया। अब प्रश्न उठता है कि जिस कहानी की आज हम बात करते हैं, एक साहित्यिक गद्य विधा के रूप में, जिसका प्रारंभ हम 20वीं शताब्दी से, विशेष रूप से सरस्वती पत्रिका के आने के बाद से माना जाता है, वे कहानी है क्या? कहानी किसे कहते हैं? इसको कहानी के विषय में कहानी क्या है, इस पर कहानीकारों ने भी, साहित्यकारों ने, आलोचकों ने अपने अपने ढंग से चिंतन विवेचन किया है। कोई एक निश्चित परिभाषा कहानी की नहीं दी जा सकती। किसी एक फ्रेम में कहानी को नहीं बुना जा सकता। कहानीकार अपनी विचार से, अपनी कल्पना शक्ति से, अपने परिवेश से कहानी का ताना बाना बुनता है। फिर भी अधिकांश कहानियों को देखते हुए एक कहानी की स्वरूप को, कहानी की लक्षण को निर्धारित करने का प्रयास किया गया। और कथा क्षेत्र में कथा सम्राट के रूप में मुंशी प्रेमचंद का नाम सर्वोपरि है। और प्रेमचंद ने कहानी क्या है इस पर विचार किया और उन्होंने कहानी के विषय में कहा, वे कहानी और गल्प दोनों ही शब्दों का प्रयोग करते हैं कि कहानी एक रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग या मनोविज्ञान को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य रहता है। उसके चरित्र, उसकी शैली, कथा विन्यास सब उसी एक भाव को पुष्ट करते हैं। तो इन्होंने कहानी को जीवन के साथ जोड़ा, प्रेमचंद जी ने, कि जीवन का कोई एक अंग या मनोविज्ञान को प्रदर्शित करना ही कहानी का उद्देश्य होता है और शेष सब इसी एक भाव को, इसी एक अंग को ही पुष्ट करने में, चाहे वे चरित्र है, चाहे वे भाषा है, चाहे वस्तु विधान है, वो उसी भाव को पुष्ट करने में ही सहायक होते हैं। प्रेमचंद कहानी की उपमा एक ऐसे गमले से देते हैं जिसमें एक ही पौधे का माधुर्य अपने समुन्नत रूप में दृष्टिगत होता है, उसको एक गमले का रूप देते हैं। कहानी और उपन्यास की तुलना करते हुए उपन्यास को तो वो एक पूरा वन मानते हैं, क्योंकि उसमें पूरे मानव के जीवन का चरित्र चित्रित होता है। कहानी में पूरे जीवन का चरित्र नहीं है, कहानी में जीवन का कोई एक अंग है, कोई एक
चरित्र है, कोई एक मनोविज्ञान है, एक भाव है जिसको प्रस्तुत करना कहानीकार का उद्देश्य रहता है। तो ये तो मित्रों अभी हमने बात की प्रेमचंद जी ने जो कहानी के विषय में कहा। इसी तरह से सुप्रसिद्ध आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहानी किसे मानते हैं, उनके अनुसार हम देखते हैं, सादे ढंग से केवल कुछ अत्यंत व्यंजक घटनाएं और थोड़ी बातचीत सामने लाकर क्षिप्र गति से किसी एक गंभीर संवेदना या मनोभाव में पर्यवसित होने वाली गद्य की विधा ही कहानी है। ये भी कथा को कम महत्व देते हैं, कथानक को कम महत्व दे रहे हैं। कहानी में क्या है, क्षिप्रता होनी चाहिए, तीव्रता होनी चाहिए, बातचीत थोड़ी सी सामने लाए, घटना व्यंजक हो, कथ्य रूप में ना हो, पर क्या हो, गंभीर संवेदना होनी चाहिए, मनोभाव होने चाहिए। तो उसमें पर्यवसित हो जाने वाली जो कथा है उसी को ही कहानी कहते हैं। और कहानी भी कैसे ढंग से कही जाए, सादे ढंग से, और एक सिटिंग में जो कंप्लीट हो जाए, 20-25 मिनट में, 30 मिनट में, एक बैठक में जो पूरी हो जाए। लंबी कहानी को वो कहानी नहीं मानते हैं। और जैनेन्द्र जो प्रसिद्ध कहानीकार उपन्यासकार रहे, उन्होंने कहानी के विषय में कहा कि कहानी हमारे सवालों, शंकाओं, चिंताओं के समाधान खोजने का सतत प्रयत्न है। वह सूचक होती है, कुछ सुझाव देती है और पाठक अपनी चिंता प्रक्रिया के सहारे उस सूझ को ले लेते हैं। तो जैनेन्द्र इसको भिन्न रूप में कहानी लेते हैं। वे कहानी में सवाल की बात करते हैं, प्रश्नों की बात करते हैं कि कुछ शंकाएं, कुछ चिंताएं, उनके समाधान खोजने का प्रयत्न कहानी है। वे कहानी के विषय की बात करते हैं कि उसका कथानक कैसा हो। कहानीकार जब कहानी की संरचना बनाए तो वो ऐसी हो कि उसमें कोई प्रश्नों का, पाठकों की प्रश्नों का, उनकी शंकाओं का, उनकी चिंताओं का समाधान उसको मिले। और पाठक को कहानीकार उपदेश ना दे, वे उसका समाधान बताए नहीं, पाठक स्वयं उस कहानी की प्रक्रिया के सहारे, उसके कलात्मकता के सहारे वो उसको सूझ जाए, वो उसको समझ जाए। तो ये कहानी है। तो जो प्राचीन कथा एक उपदेशात्मक हुआ करती थी, जहाँ अंत में एक मोरल दिया जाता था, उससे भिन्न यहाँ पाठक के समक्ष समस्या का समाधान आए, उसकी शंकाओं का निवारण आए, परंतु वे उपदेश रूप में ना हो, वे इस रूप में आए कि पाठक स्वयं ही उसे उसका रास्ता, उसका मार्ग मिल जाए। तो ये कहानी क्या है, इस विषय में हमने चर्चा की। अब विद्वानों में, आलोचकों में, साहित्य जगत में यह सबसे बड़ा विवाद रहा कि हिंदी की पहली कहानी क्या है, हम किसे पहली कहानी माने। वे कहानी जो आधुनिक साहित्यिक गद्य विधा के रूप में प्रचलन में आई। तो हिंदी साहित्य में कहानी का आरंभ कब से हुआ, तो आरंभ में हम देखते हैं कि कहानी के हमें दो प्रकार मिलते हैं, एक मौलिक कहानी के रूप में और एक अनुदित रूप में। संस्कृत में जो कहानियां लिखी गई थी, कथाएं थी, जैसे कादंबरी का पूरा अनुवाद किया गया, शुक सप्तती का पूरा अनुवाद किया गया, बेताल पचीसी का सिंहासन बतीसी, ये सारे अनुदित रूप में आए। जो संस्कृत में कथाएं थी उनका अनुवाद किया गया और मौलिक रूप में भी रची गई। कहानी के मूल स्रोत हिंदी में संस्कृत की कथाएं रही, बृहद कथा मंजरी, कथा सरित सागर, शुभ सप्तती आदि, कादंबरी आदि रचनाएं। और उर्दू फारसी के किस्से रहे, किस्सा हातिम ताई, तोता मैना के किस्से, श्री फरहाद के किस्से,
लैला मजनू के किस्से, तो जो किस्से प्रचलित रहे उर्दू फारसी के, तो ये कहानी के स्रोत रहे। और वर्तमान में सामाजिक स्थितियां, सामाजिक समस्याएं, राष्ट्र की समस्याएं, इनको आधार बना करके कहानी का एक ढांचा एक बुना गया। आरंभिक कहानियां हम देखते हैं तो सर्वप्रथम हमें मिलती है इंशा अल्लाह खां की उदयमान चरित, लल्लू लाल का सिंहासन बत्तीसी, बैताल पचीसी, शकुंतला, प्रेम सागर, अनुदित रूप में रही है, मौलिक नहीं हम कह सकते इनको। सदल मिश्र का इसी तरह से नासिकेतोपाख्यान, राजा शिव प्रसाद सिंह का राजा भोज का सपना, ये आरंभिक कहानियां थी। आरंभिक कहानियों में हम कथात्मकता की एक झलक देखते हैं, उनमें धार्मिकता और उपदेशात्मकता देखते हैं। उनका उद्देश्य नैतिक शिक्षा प्रदान करना, मनोरंजन करना रहा। जहां मौलिक कहानी की बात करते हैं तो इंशा अल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी सर्वप्रथम हमें मिलती है आरंभिक कहानियों में, जो 1808 में रची गई। पर इससे हिंदी में जो साहित्यिक विधा के रूप में कहानी की बात करते हैं तो उस रूप में ये पहली कहानी नहीं मानी जाती, क्योंकि उसके बाद लगभग एक शताब्दी तक कहानी की परंपरा हमें नहीं देखने को मिलती है, कहानी नहीं मिलती है। पहली कहानी कौन सी रही, इसके विषय में लेकर के आलोचकों के अलग अलग मत रहे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती इस कहानी को पहली कहानी माना, जो सरस्वती पत्रिका में 1900 में प्रकाशित हुई। डॉक्टर बच्चन सिंह ने किशोरीलाल गोस्वामी की प्रणयिनी परिणय इस कहानी को पहली कहानी माना, जो 1887 में लिखी गई। देवी प्रसाद वर्मा और गोपाल राय, जिन्होंने कहानी पर विशेष रूप से कार्य किया और उन्होंने विविध प्रमाणों के आधार पर, तर्क के आधार पर यह सिद्ध किया कि माधवराव सप्रे की एक टोकरी भर मिट्टी, जो कालक्रम की दृष्टि से देखते हैं तो 1901 में प्रकाशित होती है, परंतु वे उसको हिंदी साहित्यिक गद्य विधा के रूप में कहानी की तात्विक दृष्टि से देखते हुए उसे पहली कहानी मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी है 11 वर्ष का समय, जो 1903 में प्रकाशित हुई, और डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल इसे पहली कहानी मानते हैं। इसी तरह से राजेंद्र बाला घोष, जो बंग महिला के नाम से कहानी लिखती थी, उनकी बड़ी प्रसिद्ध कहानी रही दुलाई वाली, 1907 में प्रकाशित हुई, तो काफी विद्वान इसको पहली कहानी के रूप में मानते हैं। और राजेंद्र बड़वालिया ने रेवरेंड जे न्यूटन की जमींदार का दृष्टांत, जो 1871 में लिखी गई, उसे पहली कहानी माना। तो ये विवाद आज भी बना हुआ है। यद्यपि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की माने तो इंदुमती पहली कहानी सिद्ध होती है, परंतु वर्तमान शोधों के आधार पर बाद में जो अनेक प्रमाण प्राप्त हुए शुक्ल जी के बाद, जिनके आधार पर गोपाल राय जी ने और देवी प्रसाद वर्मा जी ने एक टोकरी भर मिट्टी कहानी को पहली कहानी के रूप में स्वीकार किया, और अधिकांश विद्वान इसे ही अब हिंदी की पहली कहानी, जो एक कहानी का तात्विक रूप है, जिसमें कहानी के वो सभी तत्व विद्यमान दिखाई देते हैं, जो कहानी का वर्तमान स्वरूप है, उसका प्रारंभ हमें इस कहानी में मिलता है। तो इस दृष्टि से उसे पहली कहानी स्वीकार किया जाता है। तो मित्रों, आज हमने अभी अपने इस व्याख्यान में हिंदी कहानी के उद्भव और कहानी, पहली कहानी कौन सी है, इस पर चर्चा की। अगले व्याख्यान में हम बात करेंगे प्रेमचंद से पूर्ववर्ती कहानियों को लेकर के। आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।